नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे पर्यावरण की सीरीज़ का 14वां भाग है और पर्यावरण संरक्षण का 7वां भाग है। और आज का टॉपिक है जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास, विश्व धरोहर स्थल और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। कल हम लोग जीवों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास के अंतर्गत बाघों के संरक्षण का अध्ययन किया था और आज हम लोग जीवों के संरक्षण के किए जा रहे प्रयास के अंतर्गत विभिन्न जीव, जिसके अंतर्गत एलिफेंट, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, टर्टल, वल्चर, इन सबों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। आप लोग मैगजीन, न्यूज़पेपर और अन्य किताबों से अपडेट होते रहेंगे ताकि अन्य अन्य चीज़ों की जानकारी आपको होती रहे और अपने नॉलेज को इन्हांस करते रहें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट से। सन 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। हाथियों की अधिक संख्या वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक शामिल है ताकि हाथियों का संरक्षण हो सके। देश में एलिफेंट कॉरिडोर चिन्हित किए गए ताकि जहां से हाथियां गुजरती है वहां से मनुष्य ना गुजरें और हाथी और मनुष्य में टकराव ना उत्पन्न हो। अक्सर देखा जाता है कि हाथी और मनुष्य में टकराव उत्पन्न हो जाता है अगर हम लोग हाथियों के रास्ते से गुजरे तो। सन 2011 से हाथी मेरे साथी अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक हाथी मेरे साथी एक मूवी भी है, आप लोग उसको देखें। उसके बाद प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मीठे जल में पाई जाने वाली प्रजाति है। उसके बाद डॉल्फिन के संबंध में आप लोग अच्छे से थोड़ा सा गहराई में अध्ययन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वही मैं आपको बताता रहा हूँ। उसके बाद सी टर्टल प्रोजेक्ट, समुद्री कछुआ परियोजना। कछुओं की एक विशिष्ट प्रजाति ओलिव रिडले, याद रखिएगा ओलिव रिडले, प्रतिवर्ष ओडिशा के तट पर अंडे देने के लिए आती है। सन 1974 में इस समुद्री तट को अभयारण्य यानी कि भीतरकनिका अभयारण्य घोषित किया गया, याद कर लीजिएगा। उड़ीसा के तट को भीतरकनिका अभयारण्य घोषित किया गया। सन 1999 में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अपना अगला है वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। भारत में अधिकांश गीदों की मृत्यु पशुओं के दर्द निवारण के लिए दी जाने वाली दवा डेक्लोफेनेक, याद कर लीजिएगा, डेक्लोफेनेक के कारण होती है। अब यह दवा प्रतिबंधित है क्योंकि जब पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो उनके शरीर में डेक्लोफेनेक की मात्रा रहती है और जब ये पशुओं को बाहरी या फील्ड में फेंक दिया जाता है तो गिद्ध आकर खाते हैं और गिद्ध के शरीर में डेक्लोफेनेक दवा प्रवेश कर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। गिद्ध मृत पशुओं का भक्षण करके पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। एशिया से समाप्त हो रही गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव, याद कर लीजिएगा, सेविंग एशियन वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, खत्म होने के करीब कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अलावा भारत में भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ एवं भुवनेश्वर में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है। जो गिद्ध होते हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, दुर्भाग्यवश इनकी संख्या कम हो रही है। प्रोजेक्ट हंगुल, ये यूरोपीय प्रजाति का एक हिरण है जो अब केवल कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसे कश्मीरी स्टैगा भी कहते हैं। यह जम्मू एंड कश्मीर का राष्ट्रीय पशु भी है, राजकीय पशु भी है। राज्य सरकार ने IUCN एंड WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ मिलकर प्रोजेक्ट हंगुल की शुरुआत की है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, अपना अगला प्रोजेक्ट है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। यह परियोजना विश्व की सर्वाधिक सफल परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के कारण मगरमच्छ की नष्ट हो रही प्रजातियों को जीवन दान मिला है। घड़ियाल को IUCN ने गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड लिस्ट के क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्राणी के रूप में रखा है। भारत में इस परियोजना के आरंभ सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से किया गया है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसका नाम बदलकर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम बदल कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में ये उपस्थित है।
इनके संरक्षण के लिए अनेक अभयारण्य एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है और उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छ जो है उड़ीसा में उपस्थित है, ताकि मगरमच्छ का संरक्षण हो सके। अगला अपना है प्रोजेक्ट राइनो। यह एक सींग वाले गेंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। इनके सींग का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, इसलिए इनका शिकार बहुत ज़्यादा होने लगा है। इनकी घटती हुई संख्या के कारण सन 1987 में गेंडा परियोजना की शुरुआत की गई। WWF एवं अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन द्वारा इस परियोजना को सहायता दी जा रही है। ठीक है। उसके बाद असम के मानस अभयारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा वेस्ट बंगाल का जालदापाड़ा अभयारण्य गेंडा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहा अपने कुछ विभिन्न जीवों के संरक्षण से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट। अगला अपना है विश्व धरोहर स्थल। अगला टॉपिक है अपना विश्व धरोहर स्थल, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं, WHS, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। WHS यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर्यावरण संरक्षण उपाय के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। जो देश होते हैं अपने अपने पर्यावरण स्थलों को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं तथा यह प्रयास विश्व स्तर पर भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे सामने प्रस्तुत होता है। धरोहर जो धरोहर होते हैं एक ऐतिहासिक ही होते हैं। ये हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई संपत्ति होती है। तो इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी विश्व धरोहर स्थल की घोषणा करती है। ठीक है। विश्व धरोहर स्थल अनोखे होने चाहिए। कोई भी अगर विश्व धरोहर स्थल किसी को घोषित करना है तो अनोखे होने चाहिए। किस किस रूप में? सांस्कृतिक रूप में, प्राकृतिक रूप में, वैज्ञानिक रूप में। इनका पैमाना विश्व स्तर का होना चाहिए। एक संस्था है यूनेस्को, जिसे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, E फॉर एजुकेशन, S फॉर साइंस, C फॉर कल्चर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करती है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। इसके अलावा WHS अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत इसका देखभाल होता है। WHS का अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत देखभाल होता है। इस क्षेत्र को संरक्षित बना दिया जाता है तथा इसके लिए जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं यूनेस्को उसके लिए फाइनेंस यानी वित्त उपलब्ध भी कराता है। विश्व धरोहर स्थल विश्व में 1125, आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। अभी तत्काल कितना है, मैंने लास्ट जब पढ़ा था तो 1125 थे। विश्व में 1125 विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल को देखें, यहाँ प्राकृतिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें पहला अपना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। अगला है मानस वन्यजीव अभयारण्य, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। सुंदरबंस राष्ट्रीय पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद नंदा देवी एवं फूलों का घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उसके बाद पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स और द ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क संरक्षण क्षेत्र, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश में है। भारत में इतना ही, और आगे भी अगर कोई घोषित होता है तो आप लोग अपडेट होते रहिएगा, या मेरे से छूट गया तो अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा। तो भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची इतना ही है। ठीक है। अगला टॉपिक है अपना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसी के एक्ट के तहत NGT की राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के द्वारा पर्यावरण संबंधी मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए एक विशेष अधिकरण की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जुडिशरी का तो भाग नहीं है, लेकिन जुडिशरी जैसा एक्ट करता है। इस अधिकरण का प्रेरणा स्रोत संविधान के अनुच्छेद 48A है, जिसमें नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। इस अधिकरण का, इस अधिनियम का उद्देश्य के रूप में देखें तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्रता से निपटारा करना है, क्योंकि न्यायालय पर इन पर्यावरण से संबंधित मामलों तथा अन्य मामलों का बोझ बढ़ते जा रहा था। इसलिए न्यायालय के बोझ को हल्का करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
पर्यावरण संबंधी कानूनी अधिकारों को लागू करना तथा किसी व्यक्ति को पर्यावरण नुकसान के लिए राहत एवं मुआवजा देना। किसी व्यक्ति को पर्यावरण के कारण जो भी नुकसान हुए हैं उसके लिए राहत एवं मुआवजा जल्द से जल्द उपलब्ध कराना। इसके गठन की बात करें तो अधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। इसकी जो मुख्य बेंच है कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। लेकिन इसकी 4 अन्य क्षेत्रीय रीजनल संस्थाएं भी है, जैसे ईस्ट में यानी कि पूर्व में कोलकाता में, वेस्ट पश्चिम में पुणे में, मध्य में भोपाल और साउथ में चेन्नई में है। इसके अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। अन्य सदस्यों की बात करें तो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी होते हैं। प्रत्येक पीठ में ये जरूरी है, अनिवार्य रूप से जरूरी है कि एक न्यायिक सदस्य प्लस एक विशेषज्ञ होना चाहिए। और विशेषज्ञ की योग्यता की बात करें तो वन तथा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव इसके पास मौजूद हो। अन्य चीज़ों में देखें तो अधिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वो किसी भी मामले को अधिकतम 6 माह में निपटा दे। अधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अनुसार नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर निर्देशित होता है तथा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में ही अपील की जा सकती है, लोअर कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। तो ये रहा आज का टॉपिक, फिर आगे देखते हैं। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।